कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? तुम लोग मुझे इस तरह पकड़ के नहीं रख सकते। एक आदमी कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके आसपास 6 आदमी खड़े थे और वो एक अंधेरा सा कमरा था। देखो, तुम लोग जो भी कर रहे हो गलत है, छोड़ दो मुझे। वो आदमी लगातार चीखे जा रहा था, लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उन 6 आदमियों पर से किसी पर नहीं पड़ रहा था। वो सभी बस बुत बनकर खड़े थे। कुर्सी से बंधे उस शख्स की उम्र लगभग 50 साल की रही होगी। उसके सर के बाल काफी सफेद थे। ऐसा लग रहा था उसने कई दिनों से अपने बालों को धोया भी नहीं है, और वो काफी मोटा भी था। कुर्सी से बंधे हुए उसे लगभग 1 घंटा हो चुका था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे यहाँ लाया क्यों गया है। इसी तरह लगातार चीखते रहने के बाद उसे अचानक से कुछ दूरी पर से किसी के चलने की आवाज आई। उस अंधेरे कमरे में रोशनी बहुत नामात्र की थी, इसीलिए दूर से आते हुए इंसान की शक्ल देख पाना लगभग नामुमकिन सा था। कदमों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। वो ध्यान से अंधेरे के पार देखने की कोशिश करने लगा। उस परछाई के थोड़ा और पास आते ही उसने ध्यान से देखा। वो परछाई वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आशुतोष मित्तल ही था। आशुतोष मित्तल इस वक्त भी वेल ड्रेस्ड था, जैसे वो अपने ऑफिस में हो। वो चलता हुआ उस बंधे हुए शख्स के पास आ पहुंचा। इतनी देर में 2 आदमी उसके बैठने के लिए एक चेयर लेकर आए थे। आशुतोष आते ही उस चेयर पर ठीक उस बंधे हुए शख्स के सामने बैठ गया। आशुतोष ने वहां बैठने के बाद उस शख्स को घूर के देखा, फिर अपने कोट के अंदर से एक न्यूज़पेपर को बाहर निकाला। उसने वो न्यूज़पेपर उस शख्स को दिखाते हुए कहा, कितनी कॉपीज बिक जाती हैं तुम्हारे इस कागज के टुकड़ों की? उसने 1-2 बार उस पेपर को उलट पलट कर देखा, फिर आगे कहा, जिसमें लोगों की खबरों से ज्यादा फ्यूनरल की इन्फॉर्मेशन है। आशुतोष के कहने पर ही रवि के आदमियों ने उस न्यूज़पेपर के मालिक को उसके ऑफिस से किडनैप कर लिया था और इस अंधेरी और सुनसान जगह पर ले आए थे। आशुतोष उस अखबार के मालिक को घूर कर देखने लगा था। वो बेचारा इस वक्त डरा हुआ था और कांप रहा था। हालांकि आशुतोष शर्मा को देखकर उसका डर पहले से काफी कम हो चुका था, लेकिन उसके माथे से बहता पसीना अभी भी रुका नहीं था, वो भी इस मौसम में। आशुतोष ने उसकी तरफ से कोई भी जवाब न पाकर उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल वर्मा, उस न्यूज़पेपर के मालिक ने डरते हुए जवाब दिया। तो मिस्टर वर्मा, आपकी न्यूज़पेपर की 100 कॉपीज बिक जाती होंगी, या 200 या फिर 500? अखबार कुछ ठीक नहीं चल रहा है शायद आपका? आशुतोष की आवाज काफी लो और शांत थी इस वक्त, लेकिन ये कुछ तूफान से पहले की खामोशी की तरह था, और ये एहसास उस अखबार के मालिक को हो चुका था। उसने दोबारा डरते हुए कहा, ठीक चल रहा है। तो क्या जरूरत थी इस तमाशे की? आशुतोष एकदम से चीख पड़ा। ऐसा कहते हुए उसने सामने वाले फ्रंट पेज ओपन किया, जिसमें उसके और आरोही की शादी के बारे में छपा था। आशुतोष की आवाज सुनकर वो इंसान घबरा गया। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन आशुतोष को देखकर वो थोड़ा निश्चिंत हो चुका था, क्योंकि अब वो जानता था कि उसे किडनैप किसने करवाया है। देखिए मिस्टर मित्तल, आप जबरदस्ती मुझे यहाँ किडनैप करके नहीं रख सकते। मैं मीडिया से हूँ और चाहूँ तो आपकी इस हरकत का जवाब दे सकता हूँ। आपको अगर हमारी किसी खबर से आपत्ति है तो कोर्ट जाइए, केस कीजिए। ये क्या तरीका है किसी शरीफ इज्जतदार इंसान से बात करने का? आशुतोष ने इसकी बात सुनकर एक लापरवाही से भरी स्माइल दी, जैसे कि वो उसकी बात का मजाक बनाना चाहता था। उसने उस इंसान के थोड़ा और पास आते हुए कहा, अगर आप चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते मिस्टर वर्मा, सिवाय इसके कि जो भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो मुझे पता चल जाए, वो भी पूरा सच, बिना किसी बेवकूफी के। मैंने सुना है कि जब मेरे आदमी आपसे शराफत से पूछताछ करने गए थे, तब आपने उनके साथ कैसा सलूक किया था। इसीलिए मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप अपने घर आराम से रह रहे होंगे। आशुतोष की बात सुनकर मिस्टर वर्मा ने एक पल कुछ सोचा, फिर कहा, ये किसी शरीफ इंसान से पूछताछ करने का तरीका नहीं है। अगर आपको मुझसे कुछ जानना ही है तो अपॉइंटमेंट लेकर मेरे पास आते। आप होते कौन है मुझसे इस तरह से पूछताछ करने वाले? मैं अगर आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहूँ तो? आशुतोष ने शायद उससे कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर ली थी, इसीलिए उसका डर काफी हद तक जा चुका था। लेकिन अब आशुतोष को गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने बेहद गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, इस वक्त आप शहर से इतनी दूर है कि अगर लाउड स्पीकर पर भी चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज सुनने में सिर्फ ये 6 लोग होंगे, और अगर तुमने दोबारा यही सब दोहराया तो इसका जवाब सुनने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। उसकी बातों से और आंखों से छलकते गुस्से को देखकर अखबार के मालिक का डर अब वापस लौटने लगा था। उसने घबराते हुए आशुतोष से कहा, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते मिस्टर मित्तल, आप एक नामी बिजनेसमैन हैं। आशुतोष ने उसे घूरते हुए कहा, डू यू रियली थिंक दैट आई एम अ बिजनेसमैन? नो मिस्टर वर्मा, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम अ कॉर्पोरेट क्रिमिनल। आशुतोष ने उसके आखिरी शब्द
इतने गुस्से और कॉन्फिडेंस के साथ कहे कि अब वो शख्स डर से दोबारा कांपने लगा था। वहीं अपने केबिन में बैठा सूरज सिंघानिया सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। उसके सामने बैठा मनीष राठौड़ उसे काफी देर से यूं ही परेशान देख रहा था। आपके इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होगा मिस्टर सूरज। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? काफी देर से खामोशी भरे माहौल को मनीष की आवाज ने शब्दों से भरते हुए कहा। सूरज ने उसकी तरफ देखा और कहा, डैड भी इस बात से टेंशन में है और न्यूज पर भी अब तरह तरह की बातें हो रही है मनीष। तुम तो देख ही रहे हो। आखिर समझ नहीं आ रहा कि ये सब मामला है क्या। अभी तक मित्तल्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन भी नहीं आई है। सूरज ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। मनीष ने देखा कि सूरज वाकई परेशान है क्योंकि मामला मित्तल से जुड़ा हुआ था। उसने कहा, मिस्टर सूरज, एक बात बताइए, अगर इस खबर में सच्चाई है भी तो इससे हमारा क्या नुकसान? सूरज ने जैसे ही सुना वो एक सेकंड के लिए सोचने लगा, क्या वाकई इससे जुड़े नुकसान के बारे में मनीष को नहीं पता? उस सिगरेट का कश लेते हुए रुक सा गया और सकपकाते हुए बोला, मिस्टर राठौड़, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। तुम मेरे साथ इसीलिए हो ताकि मेरे साथ मिलकर मित्तल ग्रुप को बर्बाद कर सको और सिंघानिया ग्रुप को नंबर 1 तक पहुंचा सको। क्या तुम वाकई नहीं जानते कि इस खबर का क्या असर पड़ेगा? क्या तुमने शेयर मार्केट की रिपोर्ट नहीं देखी अभी तक? सूरज की आंखों में आश्चर्य इसीलिए भी था, कोई भी व्यक्ति ये आसानी से समझ सकता था इन सब खबरों का शेयर्स पर क्या असर होता है, चाहे इस तरह की खबरें सही हुई या गलत। मनीष ने उसकी तरफ हंसते हुए कहा, बेशक मैं फायदे और नुकसान के बारे में जानता हूँ और शेयर मार्केट पर मेरी नजर है। आप सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मनीष की बातें सुनकर सूरज को एहसास हुआ कि वो किसी अलग वे में उसे सब कुछ कह रहा था, ना कि एग्जैक्ट नुकसान की बात हो रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। बिल्कुल मिस्टर सूरज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता ही नहीं कि आशुतोष को सबसे ज्यादा नुकसान उसका कोई अपना ही पहुंचाना चाहता है। मनीष की बात पर सूरज ने सहमति में गर्दन हिला दी। मनीष ने आगे कहा, जरा सोचिए, एक कॉन्फिडेंशियल न्यूज का इस तरह लीक हो जाना, वो भी बिना किसी जानकारी के, यहाँ तक कि अभिनव मित्तल को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये न्यूज लीक हो रही है, जबकि वो इंसान हर समय अलर्ट रहता है और अपनी फैमिली के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहता है। फिर भी उसकी जानकारी के बिना ये न्यूज लीक होती है, वो भी एक ऐसे न्यूज़पेपर में जिसे कोई पढ़ता भी नहीं। मनीष एक एक शब्द को काफी डिटेल में बता रहा था और सूरज अब उसकी बात और भी ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। मनीष ने देखा कि सूरज को अब बातें समझ में आ रही है। उसने आगे कहा, एक और इम्पोर्टेंट बात मिस्टर सूरज, खबर छपी सिर्फ एक लोकल न्यूज़पेपर में है और हंगामा सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुआ है। सूरज को यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ चुकी थी। समझ के आई थी, यूं कहे कि वो सब जानता ही था। उसने अपने असिस्टेंट मनीष से कहा, इन सब बातों का मतलब क्या है मनीष? मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, इन सब बातों का मतलब बहुत ही साफ है मिस्टर सूरज। ये खबर बिल्कुल सही है और इसको लीक करने के पीछे किसी अपने का हाथ है, या यूं कहे कि इन सब में आशुतोष के उसी करीबी का हाथ है जो उसे बर्बाद करना चाहता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि खबर सही भी है और इसकी पुष्टि किसी अंदर के इंसान ने छुपकर की है? सूरज ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर सूरज। मनीष ने कहा, तो मुझे ये समझाओ कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों होगा? इन सब में हमारा क्या फायदा? ये न्यूज अगर सही है तो ये हमारे लिए नुकसान ही हुआ ना? सूरज को अब ये पहेली समझ नहीं आ रही थी। उसने अपना दिमाग चलाने से बेहतर मनीष से पूछना ठीक समझा। मनीष ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, इसका एक ही मतलब है, वो इंसान भी नहीं चाहता कि आशुतोष की शादी इस लड़की से हो, इसीलिए उसने इस खबर को लीक करवाया, अचानक से बखेड़ा खड़ा करने के लिए प्लान किया, ताकि इन सब में कोई छोटा सा मौका पाकर वो इस शादी को रुकवा सके। और रही बात हमारे फायदे की, तो छोटा सा मौका हम उस इंसान को दे चुके हैं। क्या? सूरज एकदम से चौंक गया। ऐसा कौन सा मौका जो उन लोगों ने दे दिया? उसे कुछ समझ नहीं आया। मनीष ने उसके चेहरे के हाव भाव देखे और कहा, मौके का फायदा उठाकर उस लड़की की मॉम की मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने ही लीक की है और मैंने ही न्यूज चैनल को ये खबर फैलाने के लिए कहा है कि मित्तल ये शादी अपने एम्प्लॉय पर तरस खाकर कर रहे हैं। मनीष की बात सुनकर सूरज की आंखें खुली की खुली रह गई। मनीष समझ चुका था कि सूरज अभी कुछ कह नहीं पाएगा, उसे ये सब समझने में टाइम लगेगा, इसलिए उसने अपनी बात खुद ही समझाना बेहतर समझा और आगे कहा, इस बात के फैल जाने के बाद कोई भी गैरतमंद इंसान अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएगा और उस घर की भेदी का ये काम हमारी तरफ से हो गया। जब उसे पता चलेगा कि ये सब हमने करवाया है तो हम दोनों के मकसद भी एक हो जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी कर लेंगे। एक बार वो अंदर का इंसान हमारे साथ आ जाए, फिर आशुतोष को हराना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। मनीष की बातें सुनकर सूरज के माइंड में दो ही बातें आई। पहली ये कि प्लान बहुत ही शानदार है और दूसरी ये
कि उसने मनीष को अपने साथ रखकर कोई गलती नहीं की थी। वो खुश होते हुए खड़ा हो गया और बोला, वाह क्या प्लान है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब तुम्हारे हाथ में था? मनीष ने हंसते हुए कहा, आप सिंघानिया सर के साथ बिजी थे, तब तक मैं खाली तो बैठ नहीं सकता था। वाह मनीष राठौड़, मान गए तुम्हारे दिमाग को। लेकिन एक बात है जो यही तक मैं नहीं जानता हूँ, सूरज ने मनीष से कहा। और वो क्या बात है मिस्टर सूरज? यही कि वो अंदर का इंसान, घर का बेदी आखिर है कौन? मनीष ने उसकी तरफ देखते हुए स्माइल किया। चिंता मत कीजिए मिस्टर सूरज, वक्त आने पर आपको इस इंसान का नाम भी पता चल जाएगा और आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अभिनव के आने के बाद डॉक्टर्स और नर्सेस की जैसे भीड़ सी जमा हो गई थी। अभिनव ने वहां के स्टाफ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी थी। इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे। सभी डॉक्टर मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम देने में लग गए थे। हर 5 मिनट में मिसेस शर्मा का बीपी, शुगर, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, हर एक चीज नोट की जा रही थी। डॉक्टर्स पूरी कोशिश में थे कि जल्द से जल्द उनकी हालत में सुधार हो जाए। वहीं आरोही और शनाया चुपचाप बाहर बैठे थे। उस टीवी न्यूज को देखने सुनने के बाद से अभिनव की हिम्मत नहीं हुई कि वो आरोही से कुछ कह सके। वहीं आरोही भी काफी डिसअपॉइंट नजर आ रही थी। उसने भी काफी देर से कुछ नहीं कहा था। शनाया ने नजरें उठाकर एक बार अभिनव की तरफ देखा। अभिनव ने उसे इशारे से कहा कि वो आरोही को संभाले। शनाया ने उसका इशारा समझते ही कहा, हाँ। फिर आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू टेंशन क्यों लेती है? आंटी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। शनाया को फिलहाल समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे ज्यादा क्या कहे। वो नहीं चाहती थी कि आरोही इस तरह से परेशान रहे। आरोही ने शनाया की तरफ देखे बिना कहा, शनाया तुम घर जाओ। क्या क्या बोल रही है आरोही? मैं क्यों घर जाऊं? क्या हुआ? शनाया एकदम से घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि आरोही उसे घर क्यों भेजना चाह रही है। उसे लगा आरोही उसकी किसी बात से नाराज हो गई है। आरोही ने अपनी गर्दन उठाई और शनाया की तरफ देखा। उसे विश्वास के साथ कहा, घर जाओ शनाया, आंटी भी वेट कर रही होगी। तुम काफी देर से यहाँ हो। तुमने सही कहा कि मॉम को कुछ नहीं होगा। आरोही की बातें तो शनाया की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके कहने के तरीके से साफ था कि वो शनाया से नाराज नहीं है। ऐसी बात नहीं है आरोही, मैं रुक सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी जब तक आंटी को होश नहीं आता, शनाया ने आरोही से कहा। उसे शायद अभी भी लग रहा था कि उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। आरोही ने शनाया की तरफ देखा, इस बार थोड़े और प्यार से। मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम थोड़ा रेस्ट भी कर लो, फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत आ भी सको। प्लीज शनाया, घर जाओ। जैसे मॉम को होश आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। शनाया ने देखा कि आरोही की बातों में विश्वास है। उसने कहा, पक्का मैं जाऊं क्या? हाँ बाबा, मैं कह रही हूँ ना, तुमको बुला लूंगी। अपना फोन चालू रखना। आरोही ने बहुत ही प्यार से ये सब कहा था। शनाया के लिए समझ पाना मुश्किल था, वो इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में उसका अब जाना ही सही था। उसने आरोही को गले लगाया और कहा, कुछ भी खबर होगी मुझे सबसे पहले कॉल करना, और जब भी जरूरत होगी मुझे बुला लेना, चाहे आधी रात भी क्यों ना हो। आरोही ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर दोनों उठ गई। शनाया ने उसे बाय कहा और फिर वो वहां से चली गई। अभिनव अभी भी दूर से ये सब कुछ देख रहा था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि शनाया वहां से क्यों चली गई। आरोही कुछ देर तक शनाया को जाता हुआ देखती रही। जब वो फाइनली हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चली गई, तब आरोही वापस मुड़ी और अभिनव के पास पहुंची। अभिनव ने आरोही को अपनी तरफ आता देखा और अपनी जगह से खड़े हो गए। वो कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले आरोही बोल पड़ी, मुझ पर तरस खाने की आपको कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अभिनव मित्तल। आप ये शादी कैंसिल कर दीजिए, मैं शादी नहीं कर सकती। आरोही की बात सुनकर अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई।